प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जाति के बारे में। जाति की अवधारणा राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। जाति का अर्थ क्या है? जाति के विषय में विभिन्न भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विद्वानों के क्या विचार हैं? जाति का इतिहास क्या रहा है? जाति की भारतीय राजनीति में भूमिका क्या है? जाति का भारतीय राजनीति पर प्रभाव क्या रहा, सकारात्मक और नकारात्मक? व्हाट इज कास्ट, इट्स मीनिंग, इट्स डेफिनेशन, इट्स रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। तो आइए आज एक बहुत ही रोचक विषय है राजनीति विज्ञान का, अवधारणा है जाति का। जाति कंसेप्ट के बारे में अध्ययन करते हैं। जाति, रोल ऑफ कास्ट। जाति शब्द का अर्थ क्या है? जाति शब्द हिंदी का है और ये अंग्रेजी भाषा की कास्ट शब्द का रूपांतर है। अंग्रेजी भाषा का कास्ट शब्द लैटिन भाषा के कास्ट से निकला है, जिसका अर्थ है शुद्ध अथवा अमिश्रित। इस प्रकार जाति का अर्थ है वंश या जन्म द्वारा किसी व्यक्ति विशेष की पहचान निश्चित करना। जाति ही व्यक्तियों को खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, आचार विचार, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति के आधार पर एक दूसरे से अलग करती है। भारत जैसे विशाल विविधताओं वाले देश में जाति ही व्यक्ति की सामाजिक व राजनीतिक स्थिति को तय करती है। जाति के आधार पर ही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक संबंध स्थापित होते हैं। तो जाति क्या है वास्तव में? जाति जो है वो एक प्रकार से वंश के द्वारा या जन्म द्वारा निर्धारित होती है, और किसी व्यक्ति के जन्म से या किसी व्यक्ति के वंश प्रणाली से उसकी पहचान निश्चित करना जाति कहलाता है। जाति का मतलब पूरी तरह से शुद्ध है, पूरी तरह से अमिश्रित है, और जाति ही व्यक्तियों को खान पान के आधार पर, रहन सहन के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, आचार विचार के आधार पर, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति के आधार पर एक दूसरे से अलग करती है। भारत में जाति का इतिहास काफ़ी पुराना है। जाति का इतिहास देखें तो मनु ने जो वर्ण व्यवस्था आरंभ की थी, पूरे भारतीय समाज को 4 भागों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इन 4 वर्णों के बाद धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था का स्वरूप जो है जाति व्यवस्था ने ले लिया। आरंभ में जो व्यक्ति जिस कार्य को करता था उस व्यक्ति की वैसी जाति होगी, और वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था आई, और जाति व्यवस्था से जाति फिर धीरे धीरे एक बंध व्यवस्था होगी। एक बार जिस व्यक्ति ने जिस जाति में जन्म ले लिया वो व्यक्ति आजीवन उसी जाति में रहा। तो जाति धीरे धीरे बंध व्यवस्था होगी, जटिल व्यवस्था होगी, और जाति ने भारतीय समाज को, भारतीय राजनीति को, संस्कृति को, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थितियों को काफ़ी प्रभावित किया। जाति के विषय में प्रमुख विद्वानों में कुछ अंतर्राष्ट्रीय विद्वान भी हैं और भारतीय विद्वान। अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों में एंडरसन व पार्कर ने जाति शब्द की परिभाषा देते हुए कहा है कि जाति सामाजिक वर्ग संगठन का वह कठोर रूप है जहाँ पद, सोपान, सत्र में व्यक्तियों की स्थिति वंश या जन्म द्वारा निश्चित होती है। यानी सोशल सिस्टम जो है उसका ही एक कठोर रूप है जाति, और इसमें सत्रीकरण पाया जाता है। सत्रीकरण का है व्यक्तियों की स्थिति कहाँ से तय होती है कि उसने किस वंश में जन्म लिया है या कहाँ किस जाति में जन्म लिया है, वहीं से उसकी जाति निर्धारित होती है, उसकी पद सोपानात्मक सत्र निर्धारित होता है। दूसरी प्रमुख परिभाषा कूले ने दी है। कूले कहते हैं कि जब वर्ग काफ़ी सीमा तक वंशागत हो जाता है तो हम इसे जाति कह सकते हैं।
यानी कूले ने कहा है कि वर्ग जो है एक प्रकार से वंशागत हो जाता है, एक सीमा में बन जाता है। एक वर्ग जो है पूरी तरह से बंद अवस्था में आ जाता है तो उसको जाति कहा जाता है। जैसे निम्न वर्ग में निम्न जातियाँ, उच्च वर्ग में उच्च जातियाँ। तो इस तरह से सामान्य शब्दों में जो है कूले ने इसकी सामान्य सी परिभाषा दी है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भी कहा है कि भारत में जाति प्रणाली केवल श्रम विभाजन नहीं अपितु श्रमिकों का विभाजन है। यानी जाति क्या है? श्रम का विभाजन नहीं है, कार्य का बंटवारा नहीं है। कोई व्यक्ति लोहे का कार्य कर रहा है, कोई सोने का कार्य कर रहा है, कोई कृषि कर रहा है, कोई दर्जी का कार्य कर रहा है, कोई और कोई अन्य प्रकार के कार्य कर रहा है। अपितु श्रमिकों का विभाजन है, श्रमिकों की कैटेगरी की गई। इसी तरह की परिभाषा प्रोफेसर रुडोल्फ ने दी है। प्रोफेसर रुडोल्फ मानते हैं कि इसके बावजूद कि भारतीय समाज राजनीति के नए मूल्यों और विधियों को अपना रहे, जाति भारतीय समाज की धुरी है। यानी समाज में नित्य नए परिवर्तन हो रही हैं। शिक्षा के कारण, तकनीकी विकास के कारण, औद्योगिक विकास के कारण बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि जाति भारतीय समाज की धुरी है। भारतीय समाज की जो पहचान है, उसका जो परिचय है, वो जाति के बगैर नहीं किया जा सकता। वास्तव में जाति एक मुख्य साधन है जिसके द्वारा भारतीय जनता लोकतांत्रिक राजनीति से जुड़ी हुई है। विद इन द न्यू कंटेंट ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, कास्ट रिमेन ए सेंट्रल कंटेंट ऑफ इंडिया। इंडियन सोसाइटी का सेंट्रल कंटेंट है कास्ट के बगैर हम स्टडी नहीं कर सकते। इवन वाइल अडोप्टिंग एटलीस्ट टू द वैल्यू एंड मेथड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, indeed it has become one of the chief means by which the Indian mass has been attached to the process of democratic politics। प्रोफेसर रुडोल्फ एक सोशोलॉजिस्ट हुए हैं, समाजशास्त्री हुए हैं, और जाति को वो समाज से जोड़ते हैं, जाति को लोकतंत्र से जोड़ते हैं, भारतीय राजनीति से जोड़ते हैं, और मानते हैं कि नए मूल्य और नई तकनीक आने के बावजूद भी जाति के बगैर हम भारतीय समाज की पहचान नहीं कर सकते। जयप्रकाश नारायण ने कहा है कि जाति भारत में सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। यानी एक प्रकार से जयप्रकाश नारायण ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र में जो शासन व्यवस्था राजनीतिक दल संचालित करते हैं, और वही राजनीतिक दल जो है उसमें JP नारायण मानते हैं कि जाति ही सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। जयप्रकाश नारायण मानते हैं कि जाति और राजनीतिक दलों का गहरा संबंध है, और राजनीतिक दल और सरकार का आपस में संबंध है, क्योंकि राजनीतिक दल ही देश की शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। JC जोरी ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति राजनीति के शिखर पर ऊपर चढ़ना चाहता है तो उसे अपनी जाति को साथ लेकर चलना होगा। यानी भारत में जितने भी राजनीतिक नेतृत्व हुए हैं, पर्सनालिटी कल्ट हुए हैं, या पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हुए हैं, जो ज़मीन से लेकर के राज्य राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति की चेयर पर पहुंचे हैं, उनके पहुंचने में जाति तत्व का बहुत बड़ा योगदान है। बिना जाति के कोई व्यक्ति जो है शिखर पर नहीं चढ़ सकता। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है एक जाति विशेष की राजनीति करने के कारण जो है लंबे समय तक सत्ता पर बनी रहती है। जैसे तमिलनाडु में ब्राह्मणिज्म और नॉन ब्राह्मणिज्म, जिसमें DMK और AIDMK 2 पार्टी सिस्टम है, बाकी नेशनल पार्टीज़ का जो है वहाँ नामात्र का प्रभाव है। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, पहले अखिलेश यादव, उसके बाद पहले मुलायम सिंह यादव, अब उनके पुत्र अखिलेश यादव। इसी तरह से पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, पहले प्रकाश सिंह बादल नेतृत्व करते थे, अब उनके पुत्र नेतृत्व कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 पीढ़ियाँ हो चुकी है, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उसके बाद उनके पोते उमर अब्दुल्ला। तो इसी तरह से अगर देश के दूसरे राज्यों की बात करें तो जाति एक बड़ा निर्णायक तत्व है किसी व्यक्ति को राजनीतिक शिखर पर पहुंचाने में। और जाति के दल पर जो है आधार पर भारत में बहुत सारे राज्य दल बन गए हैं। राष्ट्रीय दलों में भी जाति के प्रभाव को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।
मॉरिस जोन्स कहते हैं कि जाति का राजनीति में प्रभाव पहले की अपेक्षा बढ़ा है। यानी स्वतंत्रता से पहले भी राजनीति का में जाति का महत्व था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद नए संविधान के लागू होने के बाद जाति का भारतीय राजनीति में महत्व पहले की अपेक्षा बढ़ा है। रिजर्वेशन की पॉलिटिक्स बढ़ी है। संविधान के द्वारा जो है अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया गया। अनुसूचित जातियों और जनजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुरूप राज्य विधानसभाओं और लोकसभा में स्थान आरक्षित की गई और इससे जो है जाति का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। भारतीय राजनीति में जाति की क्या भूमिका है या जाति और राजनीति की परस्पर अंतःक्रिया क्या है? भारतीय राजनीति में जाति की केंद्रीय भूमिका रही है। जाति ही राजनीति की दशा और दिशा तय करती है। राजनीति और जाति की परस्पर गहरी अंतःक्रिया है। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का वर्णन किया जा सकता है। जाति ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को गहरे से प्रभावित किया। संविधान में जाति की भूमिका है। अगर जाति के हम प्रभाव को देखना चाहते हैं, भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों के लिए विधानमंडलों और राजकीय सेवाओं में स्थान आरक्षित की गई। अनुच्छेद 334 में केंद्रीय स्तर पर राजकीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों को 15%, अनुसूचित जनजातियों को 7.5% आरक्षण प्रदान किया गया। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भी अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए पंचायती राज व्यवस्था में स्थान आरक्षित की गई। आरक्षण की व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षों के लिए लागू की गई थी, लेकिन संसद द्वारा इसे बार आगे बढ़ाया गया। 1990 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने पर देश में अगड़ी जातियों ने सरकार के विरुद्ध हिंसक आंदोलन किया। इससे जाति की राजनीति में भूमिका और अधिक बढ़ गई। परिसीमन के आधार पर संपन्न हुए 2009 के लोकसभा चुनाव में अनुसूचित जातियों की संख्या 79 से बढ़ाकर 84 कर दी गई और अनुसूचित जनजातियों की सीटें 40 से बढ़ाकर 47 कर दी गई। इस प्रकार संवैधानिक उपबंधों और संशोधनों ने भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को बढ़ाने में सहयोग दिया है। और आर्टिकल 30 में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स in the house of the people shall be reserved for scheduled caste and scheduled tribes except the scheduled tribe in the autonomous district Assam। आर्टिकल 330 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्णित है। तो भारतीय संविधान में जाति का जिक्र है, जाति की एक भूमिका है। संविधान में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़ी जातियों को विशेष प्रकार के आरक्षण दिए गए। राज्य विधानसभाओं में उनकी जनसंख्या के अनुरूप अनुसूचित जातियों, जनजातियों के स्थान आरक्षित किए गए। जैसे हरियाणा में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं और 90 में से 17 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं, क्योंकि हरियाणा में जो जनसंख्या निर्धारित की गई थी 70 के दशक में वो 19 पॉइंट समथिंग थी। इसलिए 90 विधानसभा में से 17 विधानसभा सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं और लोकसभा की भी 10 सीटों में से 2 सीटें आरक्षित हैं, अम्बाड़ा और सिरसा। तो एक प्रकार से संविधान में जातियों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है उससे ये सिद्ध होता है कि भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका है। दूसरा, राजनीतिक दलों से हम पता लगा सकते हैं कि जाति भारतीय राजनीति में क्या क्या भूमिका निभाती है। जयप्रकाश नारायण ने तो यहाँ तक कहा है कि जाति सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है और उसी को आगे बढ़ाते वृद्धि करते हुए जैसी जोरी का भी कहना है कि यदि मनुष्य राजनीति के संसार में ऊपर जाना चढ़ना चाहते हैं तो उन्हें अपनी जाति और धर्म के साथ लेकर चलना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव हैं और बिहार में लालू प्रसाद यादव हैं। तो एक विशेष जाति की राजनीति से उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस पार्टी जो है 90 के दशक में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई और इसलिए केंद्र की सत्ता से या स्पष्ट
बहुमत के उपस्थिति से इंडियन नेशनल कांग्रेस दूर हुई। महाराष्ट्र में रिपब्लिकन पार्टी, शिवसेना, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी के रूप में बहुजन समाज पार्टी, हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल, पंजाब में अकाली दल, तमिलनाडु में डीएमके, एआईडीएमके जो पार्टी हैं वो उनमें कहा जा सकता है कि जाति एक विशेष जाति की राजनीति के आधार पर राजनीतिक दल जो है शिखर पर पहुंचे हैं। ये राजनीतिक दल अपने चुनाव प्रचार नीतियों कार्यक्रमों में जातीय तत्वों को प्रभावित करते हैं। न केवल यही दल बल्कि और दूसरे राष्ट्रीय और राज्य दल भी ऐसे हैं जो जाति की राजनीति करते हैं, जो चुनाव प्रचार के दौरान कैंडिडेट निर्धारित करते वक्त, मंत्रिमंडल का निर्माण करते वक्त और चुनावी स्लोगन के द्वारा जाति विशेष की राजनीति करते हैं। तो भारत में कोई भी दल शायद ही ऐसा अछूता हो जो किसी जाति विशेष की बात न करता हो, जाति विशेष के वोटरों को लुभाने के लिए किसी प्रकार का प्रचार प्रसार न करता हो। तो जाति जो है वो भारतीय राजनीति में केंद्रीय महत्व रखती है। जाति के बगैर हम भारतीय राजनीति का अध्ययन कर ही नहीं सकते। इसलिए जाति और राजनीतिक दलों का परस्पर गहरा संबंध है। कुछ राज्य दलों के प्रमुख जो हैं एक विशेष कास्ट का जो वोट बैंक है उसको बनाए रखना चाहते हैं, इसके साथ साथ वो अन्य जातियों के भी वोट चाहते हैं। तो जाति और राजनीति का परस्पर गहरा संबंध है। जाति और उम्मीदवार का भी परस्पर गहरा संबंध है। इसी से पता चलता है कि भारतीय राजनीति में जाति की गहरी भूमिका है। चाहे पंचायत के चुनाव हों, विधानसभा के चुनाव हों, लोकसभा के चुनाव हों, राष्ट्रपति का यहाँ तक सबसे बड़ा चुनाव उपराष्ट्रपति का होता है। इन चुनाव में भी जाति के रोल से इनकार नहीं किया जा सकता। राजनीतिक दल जाति के आधार पर अपना प्रत्याशी निर्धारित करते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल निर्वाचन क्षेत्र का जातीय विश्लेषण करने के बाद ही प्रत्याशी तय करता है। जिस निर्वाचन क्षेत्र में जिस जाति के मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक होती है, राजनीतिक दल उसी जाति के व्यक्ति को प्रत्याशी घोषित करते हैं ताकि जीत की संभावना को वास्तविकता में बदला जा सके। कोई भी राजनीतिक दल अल्पसंख्यक जाति वाले व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बनाकर हार का मुंह नहीं देखना चाहता। पश्चिमी विद्वान मोरिस जॉनसन ने मानना है कि दलीय प्रत्याशियों की सूची में जाति प्रेरणा एक आंतरिक कहानी है, यानी दल के जितने प्रत्याशी हैं उनमें जाति के प्रभाव को इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे हरियाणा की राजनीति में देखें तो जहाँ एक जाट बेल्ट आती है, रोहतक, सोनीपत, जींद, करनाल, भिवानी, यहाँ पर जो है ज़्यादातर प्राय सभी पॉलिटिकल पार्टी जो है एक डोमिनेंट कास्ट के व्यक्ति को ही उम्मीदवार बनाना पसंद करती है, क्योंकि डोमिनेंट कास्ट के जो वोटर हैं वो ज़्यादा हैं। तो उम्मीदवारी जो है वो किसी भी विधानसभा या लोकसभा या पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र में वहाँ के मतदाताओं की संख्या से निर्भर करती है कि किस जाति विशेष के मतदाताओं की संख्या उस निर्वाचन क्षेत्र में सर्वाधिक है। उसी जाति के उम्मीदवार को हर पॉलिटिकल पार्टी अपना कैंडिडेट अपना उम्मीदवार बनाना चाहेगी। जाति के नाम पर चुनाव प्रचार भी किया जाता है। चुनाव प्रचार का अभियान जो है जाति विशेष को आधार बना करके किया जाता है। किसी राज्य या राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में बहुसंख्यक जाति प्रभावशाली नेता को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी जाती है। अल्पसंख्यक जाति के नेताओं को राजनीतिक दल अल्पसंख्यक मतदाताओं से मत प्राप्त करने के लिए चुनाव प्रचार करवाते हैं। जाति के आधार पर इस चुनाव अभियानों में नारे लगाए जाते हैं। राजनीतिक दल जातीय समीकरण बनाकर ही चुनाव प्रचार करते हैं। जैसे बहुजन समाज पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर अनुसूचित जाति, जनजाति, ब्राह्मण एवं मुस्लिम मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित किया 2007 के चुनाव में। समाजवादी पार्टी ने MY समीकरण करके मुस्लिम व यादव मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित किया, यानी मुस्लिम और यादव। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए विशेष करके अनुसूचित जातियों और जनजातियों के, जैसे डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर, संत रविदास के नाम पर, संत कबीर के नाम पर, महर्षि
वाल्मीकि के नाम पर, संत नामदेव के नाम पर, उनके नाम का महिमा मंडन करते हैं। उनके नामों पर कई धर्मशालाओं का निर्माण करते हैं, मूर्ति की स्थापना करते हैं, मंदिर की स्थापना करते हैं, चेयर की स्थापना करते हैं। इनके जन्म दिवस को पॉलिटिकल पार्टी बड़े राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर बनाने का कार्यक्रम करती है। तो पॉलिटिकल पार्टी का इन महान संतों, गुरुओं और जो एक जाति विशेष को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह से आम व्यक्ति उनको एक जाति विशेष से जोड़कर देखता है, उसी के आधार पर पॉलिटिकल पार्टी इन महान गुरुओं, संतों के नाम पर, इनके जन्मदिन पर विशेष प्रकार के राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय प्रोग्रामों का आयोजन करते हैं। इनके नाम पर धर्मशालाओं का, मंदिरों का और दूसरे शैक्षणिक संस्थानों के नामकरण करने की राजनीति जो है वो चुनाव प्रचार की राजनीति से ही जुड़ी हुई है। तो जाति जो है चुनाव प्रचार में भी भारतीय राजनीति को प्रभावित करती है। जाति और मतदान व्यवहार, यानी भारत में जाति और मतदान व्यवहार का गहरा संबंध है। मतदान व्यवहार का मतलब है कि मतदान करते समय मतदाता किन तथ्यों और कारकों से प्रभावित होता है। वोट डालते समय एक वोटर जो है किसी विशेष कैंडिडेट को, किसी विशेष पॉलिटिकल पार्टी को क्यों वोट देता है, उसके बहुत सारे कारण हैं और उनमें एक सबसे बड़ा कारण जो है वो जाति का भी है। मतदाता प्रत्याशी की जाति देखकर ही मतदान करता है आमतौर पर। परंपरागत मतदाता अपने ही जाति के प्रत्याशी को मतदान करना पसंद करता है। दूसरी जाति के प्रत्याशी के प्रति मतदाता का नकारात्मक विचार होता है। चुनावी विशेषज्ञ हैरिसन का भी मानना है कि जातीय निष्ठा हमेशा दलीय निष्ठा से ऊपर होती है। और भारत की राजनीति में ये कई बार प्रैक्टिकल उदाहरण हुआ है कि दल की निष्ठा से ऊपर उठ करके एक नेता जो है अपनी जाति विशेष के लिए इस तरह के स्टेटमेंट जारी करता है जिससे पता चलता है कि वो उस राजनीतिक दल की निष्ठा से ऊपर है। एक मतदाता अपने दल से ज़्यादा अपनी जाति के प्रत्याशी को मत देना पसंद करता है। हालांकि अपवाद में नवंबर 2013 के विधानसभा चुनाव का उदाहरण दिया जा सकता है कि दिल्ली के मतदाताओं ने जाति तत्वों को प्रमुखता न देकर भ्रष्टाचार और विकास को आधार बनाकर आम आदमी पार्टी को वोट दिया। इसलिए आम आददमी पार्टी को स्थापना के 1 वर्ष के अंदर ही दिल्ली की 70 में से 28 सीटें प्राप्त हुई। लेकिन फिर भी वो वोटिंग का जो परसेंटेज है वो 40% हो सकता है, 50% हो सकता है। उससे ज़्यादा जो वोट है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिलते, क्योंकि उसमें फिर जाति जो है एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है वोटिंग करने में। जाति वोटिंग बिहेवियर के साथ साथ जाति और दबाव समूह का भी आपस में गहरा संबंध है। भारतीय राजनीति में जाति की गहरी भूमिका हम दबाव समूह के माध्यम से देख सकते हैं। देश में जाति के नाम पर अनेक प्रकार के दबाव समूह, जैसे हरियाणा में जाट सभा, राजपूत सभा, रविदास सभा, अम्बेडकर सभा, ब्राह्मण सभा, पंजाबी सभा, भीम सभा सेना, बिहार में रणवीर सेना, दलित सेना, कुंवर सेना, कायस्थ संघ, गुजरात में क्षत्रिय महासंघ, कर्नाटक में लिंगायत और वोकालिंगा संगठन, महाराष्ट्र में मराठा संघ, अनुसूचित जाति संघ। तो जातीय दबाव समूह अपनी अपनी जाति के विकास के लिए, कल्याण के लिए अगर कहीं पर भी जाति विशेष के हितों को नुकसान पहुंच रहा है तो धरने करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, प्रशासन का घेराव करते हैं, नेताओं का घेराव करने की कोशिश करते हैं, रोड जाम कर देते हैं, सिस्टम को बाधित करने का प्रयास किया जाता है। तो जाति और दबाव समूह का आपस में गहरा जो है लिंक रहा है। चुनाव के दौरान ये जातीय दबाव समूह अपने जातीय हितों की पूर्ति के लिए किसी विशेष राजनीतिक दल या विशेष प्रत्याशी को अपना समर्थन देते हैं। इस संबंध में पश्चिमी विद्वान मेयर का कहना है कि भारत में जाति समूह विदेशी दबाव समूह की तरह कार्य करते हैं। यानी जाति समूह एक जाति का समूह नहीं है, बल्कि वो दबाव समूह के रूप में कार्य कर रहा है। विदेशों में जो दबाव समूह है किसी विशेष प्रोफेशन के आधार पर है, कार्य के आधार पर है और वो इस इंटरेस्ट में कार्य करते हैं। लेकिन भारत में जितने भी जाति समूह हैं वो एक दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं, अपनी जाति की भलाई के लिए, अपने जाति कल्याण के लिए
प्रशासन और राजनीति के विरुद्ध लगातार मूवमेंट करते हैं, प्रेशर बनाए रखने की कोशिश करते हैं, सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। जाति की भूमिका हम जो है भारतीय राजनीति में मंत्रिमंडल निर्माण के रूप में भी देख सकते हैं। मंत्रिमंडल चाहे केंद्र सरकार का हो या प्रदेशों का हो, जाति प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखकर निर्माण किया जाता है। राजनीतिक दल मंत्रिमंडल का निर्माण करते समय जाति विशेष के जीते सांसदों विधायकों की संख्या के आधार पर ही मंत्री पद आवंटित करते हैं। प्रायः समाज कल्याण विभाग का विभाग या मंत्रालय का प्रभार अनुसूचित जाति या जनजाति के मंत्री को दिया जाता है। अल्पसंख्यक मामलों का जो प्रभार है वो अल्पसंख्यक प्रतिनिधि को दिया जाता है। अनुसूचित जातियों में अनुसूचित जनजातियों को न केवल केंद्रीय स्तर पर बल्कि प्रादेशिक स्तर पर भी मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। 2014 में हरियाणा में जाट नेता वीरेंद्र सिंह और पिछड़े वर्ग से राव इंद्रजीत को भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया। इसी तरह से राज्यों की राजनीति में देखें तो राज्यों के मंत्रिमंडल में भी पूरी तरह से जाति को रिप्रेजेंट किया जाता है। हरियाणा की राजनीति में देखें तो मुख्यमंत्री खुद जो है पंजाबी समुदाय से है, वो मुख्यमंत्री जो है हालांकि वो जननायक जनता पार्टी की है लेकिन जाट समुदाय से है। इसी तरह से शिक्षा मंत्री जो है बीसी से है और जो पुरातत्व विभाग में जो मंत्री हैं अनूप धानक वो एससी कम्युनिटी से हैं। तो अलग अलग जातियों के व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया जाता है। प्राय सभी राज्य सरकारों के मंत्रिमंडलों में उस पॉलिटिकल पार्टी या सहयोगी पॉलिटिकल पार्टी का किसी कास्ट विशेष का जितना रिप्रेजेंटेशन है, जितना प्रदर्शन है, उसी के आधार पर मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है। और न केवल राज्य मंत्रिमंडल में बल्कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी मेजर पॉलिटिकल पार्टी और सहयोगी पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए, परफॉर्मेंस को देखते हुए कास्ट के आधार पर वैसे ही मंत्रिमंडल के निर्माण का प्रयास किया जाता है। भारतीय राजनीति में जाति का प्रभाव हम नेतृत्व के तौर पर भी देख सकते हैं। राजनीतिक दलों का नेतृत्व किसी जाति विशेष के मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में हुई थी, कांशीराम ने इसका नेतृत्व किया था। उसके बाद कुमारी मायावती के हाथों में जाति विशेष के मतदाता जो है बहुजन समाज पार्टी को मतदान करते हैं। जाति विशेष के नेतृत्व के कारण ही कुमारी मायावती को 2009 के लोकसभा चुनाव में 2.6 करोड़ मत प्राप्त हुए और पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी बन गई। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के विशेष जाति नेतृत्व के कारण प्रभु जाति इसी दल को मैक्सिमम जो वोट रहे इसके इसी दल को मतदान करते हैं। बिहार की में लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास पासवान की पार्टी कही जाती है, संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान में उनके पुत्र चिराग पासवान है। तो ये भी जो है अनुसूचित जातियों के वोटर पर एक विशेष प्रकार का आकर्षण है। राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक अध्यक्ष लालू यादव और वर्तमान में उनके पुत्र तेजस्वी यादव इस पार्टी के प्रमुख हैं। तो बिहार के यादव जो है मैक्सिमम यादव इस पार्टी को वोट देना पसंद करते हैं। पंजाब में प्रकाश सिंह बादल जट सिख जाति से हैं, इसलिए शिरोमणि अकाली दल का जो राजनीतिक आधार है वो इस डोमिनेंट कास्ट का है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे मराठा कास्ट से हैं, इसलिए शिवसेना लंबे समय तक वहाँ पर राजनीति करती रही है। तो जाति और नेतृत्व का बड़ा योगदान रहा है। 1947 से लेकर 1964 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री रहे, ब्राह्मण जाति से थे, एक विशेष जाति का नेतृत्व रहा। देश की दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का भी अगर हम जिक्र करते हैं तो कहीं न कहीं नेतृत्व और जाति के बीच जो है हमें गहरा संबंध दिखाई देता है। जाति और पंचायती राज संस्थाएं 73वें संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों जनजातियों को उनकी कुल जनसंख्या के अनुपात में पंचायतों व नगर पालिकाओं में स्थान आरक्षित किया गया। हरियाणा में पंचायती राज का ढांचा त्रिस्तरीय है। यहाँ ग्राम पंचायतों, खंड समितियों और जिला परिषदों के चुनाव में जाति की भूमिका निर्णायक होती है।
हरियाणा ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों, चाहे उत्तर भारत के राज्य हों, दक्षिण भारत के राज्य हों, जाति का पंचायती राज में बहुत बड़ा योगदान रहता है। अनारक्षित स्थानों पर अधिकतम उम्मीदवार जो है बहुसंख्यक जाति के ही चुनाव जीतती है। पंचायती चुनाव में भी जाति के आधार पर ही चुनाव प्रचार किया जाता है। पंचायतों में आरक्षण से जातियों का पहले की अपेक्षा अधिक राजनीतिकरण हुआ है। दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत के राज्यों में पंचायती राज सिस्टम में जाति का गहरा प्रभाव है। पंचायती पदों के माध्यम से ही पंच, सरपंच व पार्षद राज्य राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति में पहुंच बनाते हैं। जाति की भूमिका भारतीय राजनीति में हम प्रशासन के दृष्टिकोण से भी देखते हैं, क्योंकि जाति और प्रशासन का गहरा संबंध है। संविधान प्रदत्त आरक्षण के आधार पर ही प्रशासन में जातीय तत्वों की भूमिका पाई जाती है। भारतीय संविधान ने अनुसूचित जातियों को केंद्रीय स्तर पर 15%, अनुसूचित जनजातियों को केंद्रीय स्तर पर 7.5% और पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण प्रदान किया है। इसलिए सभी प्रकार के पदों में प्रशासनिक जो जिम्मेदारी है, प्रशासनिक पद है, उनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व है। प्रशासनिक अधिकारी भी आम जनता के व्यवहार करते समय जाति तत्वों की अनदेखी नहीं कर सकते। जाति एक अति संवेदनशील मुद्दा है और जाति का प्रशासन में से जो है गहरा ताल्लुक है। किसी भी राज्य के प्रशासन में प्रधान जाति के अधिकारियों की संख्या अधिक रहती है। प्रोफेसर वीके मेनन एक भारतीय राजनीतिज्ञ, उन्होंने कहा है कि जाति के लिए राजनीति का महत्व और राजनीति के लिए जाति का महत्व पहले की तुलना में और ज़्यादा बढ़ गया है। यानी जाति और प्रशासन का गहरा संबंध है। नागरिक जब भी किसी कार्य के लिए प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलते हैं तो उसमें जाति तत्वों की भूमिका पाई जाती है। भारतीय राजनीति पर जाति के प्रभाव कौन कौन से हैं, इनको कैसे रोका जा सकता है? इन उपायों में सबसे पहला है कि जाति आधारित चुनावी प्रतिबंधों पर रोक लगनी चाहिए। चुनाव के दौरान कहा जाता है कि जाति की बेटी जाति को और जाति का वोट जाति को, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि जो उम्मीदवार चुन करके जाता है वो किसी विशेष जाति को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि वो उस पंचायत का निर्वाचन क्षेत्र हो, विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र हो या लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र हो, वो सभी उस निर्वाचन क्षेत्र के सभी जातियों के मतदाताओं को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए जाति आधारित चुनाव पर प्रतिबंध लगना चाहिए। जाति आधारित चुनाव प्रचार पर भी रोक लगनी चाहिए कि जिस निर्वाचन क्षेत्र में जिस जाति के मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है, ज़्यादातर प्राय सभी राजनीतिक दल उसी जाति विशेष के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाना पसंद करते हैं। जाति के आधार पर चुनाव विश्लेषण बंद होना चाहिए कि किसी राज्य में या देश में या किसी क्षेत्र में किस जाति के मतदाताओं की संख्या कितनी है। जो जाति के आधार पर चुनाव विश्लेषण किया जाता है बाद में कि जीतने वालों में किस जाति के मतदाताओं ने किस उम्मीदवार को, किस पॉलिटिकल पार्टी को कितने % वोट दिए, तो ये जातीय विश्लेषण बंद होना चाहिए। जाति के आधार पर राजनीतिक दुष्प्रचार नहीं होना चाहिए कि किसी विशेष जाति को लेकर के अगर उस जाति विशेष की सरकार आई तो उस जाति के लोगों का कल्याण होगा, भला होगा, बाकी जातियों के साथ दुर्व्यवहार होगा। इस तरह से दुष्प्रचार नहीं होना चाहिए। दलित और पिछड़ी जातियों को समुचित आत्मसम्मान प्राप्त होना चाहिए। जब तक इनको समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं किया जाएगा, इनको इनके सभी प्रकार के अधिकार उपलब्ध नहीं होंगे, इनके साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाएगा, तब तक ये जातियां जो है अपने आप को हीन भावना से ग्रस्त मानेंगी और अन्य जातियों के साथ इनका तालमेल नहीं होगा और राजनीति में जाति की भूमिका बनी रहेगी। महान पुरुषों, समाज सुधारकों का जन्मदिन सभी जातियों को सम्मान के साथ मनाया जाना चाहिए, क्योंकि महान पुरुष जो है किसी जाति विशेष के नहीं होते, किसी धर्म विशेष के नहीं होते, किसी क्षेत्र विशेष के नहीं होते, किसी गोत्र विशेष के नहीं होते। महान व्यक्ति कोई तभी बनता है जब उसमें सभी जातियां, सभी धर्म, सभी क्षेत्र समा जाते हैं और वो सबके कल्याण की कामना करता है। तो इसलिए महान पुरुषों का, समाज सुधारकों का जन्म समाज की सभी जातियों के मतदाताओं को मिलकर के मनाना चाहिए।
दलित व पिछड़ी जातियों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। यानी समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और अन्य क्षेत्रों में इनको समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए, अन्य लोगों के समकक्ष खड़ा होने के लिए इन लोगों को विशेष प्रकार से संरक्षण की आवश्यकता है। तभी धीरे धीरे जो है जाति का जो प्रभाव है भारतीय राजनीति में वो सकारात्मक ज़्यादा होगा और नकारात्मक कम होगा। शिक्षण संस्थानों व सरकारी भवनों के नामकरण महापुरुषों और समाज सुधारकों के नामकरण होने चाहिए। यानी शिक्षण संस्थान और सरकारी भवन जितने हैं उनमें जो है जाति विशेष को आधार न बनाया जाए, बल्कि जिन लोगों ने देश के लिए योगदान दिया है, बलिदान दिया है, जिन्होंने समाज सुधार के कार्य किए हैं, उनके नाम पर जो है नामकरण होना चाहिए। जातीय आरक्षण के प्रति सामान्य वर्ग की जातियों का दृष्टिकोण उदार होना चाहिए। यानी समाज में जो लोग पिछड़े हुए हैं, समाज में जो लोग हर क्षेत्र में विकास की दौड़ से दूर है, उन लोगों को भी आगे आने का अवसर देने का जो है सामान्य वर्ग की जातियों को करना चाहिए। सामान्य वर्ग की जातियों को उदारवादी दृष्टिकोण होना चाहिए, तभी जातियों के बीच जो वैमनस्य है वो कम हो सकता है। अब प्रश्न उठता है कि भारतीय राजनीति में जाति के सकारात्मक प्रभाव क्या है। जाति के सकारात्मक प्रभाव देखें तो जाति के सकारात्मक प्रभाव में दलित व पिछड़ी जातियों की राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि हुई है, क्योंकि विधानसभाओं में, लोकसभाओं में, पंचायती राज सिस्टम में समाज के इन वर्गों की सीटें आरक्षित होने से समाज की ये जातियां भी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति सचेत हुई है, राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि हुई है, राजनीतिक लाभ जो है समाज की इन जातियों को भी धीरे धीरे कुछ मात्रा में प्राप्त हुआ है। दलित व पिछड़ी जातियों का राजनीतिक विकास हुआ है। यानी अनुसूचित जातियों, जनजातियों व पिछड़ी जातियों ने राजनीतिक क्षेत्र में धीरे धीरे जो है विकास किया है। जितने भी आरक्षित जाति हैं वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई है। किसी भी क्षेत्र में जहाँ पर इनको पर्याप्त अधिकार नहीं मिले उसके प्रति ये जातियाँ जो है दबाव समूह बना करके मूवमेंट करती हैं, आंदोलन करती हैं। तो इनमें एक प्रकार से सामाजिक चेतना और राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न हुई है। सामान्य वर्ग की जातियों में दलित व पिछड़ी जातियों के प्रति सम्मान की भावना का उदय है। यानी धीरे धीरे एक स्थिति होगी कि को एग्जिस्टेंस की कि अकेले जो है सामान्य वर्ग की जातियाँ हर क्षेत्र में नहीं जा सकती, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, राजनीति का हो या दूसरे क्षेत्रों में। समाज के जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण मिलने से उन लोगों की भागीदारी बढ़ी, इसीलिए जो है पीसफुल को एग्जिस्टेंस, एक प्रकार से शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना का उदय हुआ है। सामान्य वर्ग की जातियाँ पिछड़े वर्ग की जातियों को राजनीतिक सहयोगी के रूप में देखने लगी हैं, क्योंकि सामान्य वर्ग की जातियाँ जितने भी हैं उनको भी जो है पिछड़ी जातियों या आरक्षित जातियों के मतदाताओं की वोट की जरूरत होती है। जाति पर आधारित राजनीतिक सहिष्णुता में और अधिक वृद्धि हुई है, क्योंकि प्रत्येक जाति का प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में वोट होता है, चाहे वो पंचायत का निर्वाचन क्षेत्र हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, हर जाति का वोट होता है। हर जाति के वोट की दूसरे जाति के उम्मीदवार को जरूरत होती है। राजनीतिक सहअस्तित्व की भावना का प्राय सभी जातियों में संचार हुआ। यानी कोई भी एक जाति जो है किसी एक क्षेत्र में अकेली नहीं रह सकती, सारे अधिकार उसके पास नहीं हो सकते। अन्य जातियां उसका किसी न किसी तरीके से विरोध करती है, मूवमेंट करती है। इसलिए राजनीतिक सहअस्तित्व की भावना जो है वो सभी जातियों में उसका संचार हुआ। भारतीय राजनीति पर जाति के नकारात्मक प्रभाव, कौन कौन से नकारात्मक प्रभाव है भारतीय राजनीति पर जाति के। भारत में न केवल राज्य राजनीति बल्कि राष्ट्रीय राजनीति भी जाति के प्रभाव से मुक्त नहीं है। संविधान के निर्माण के पश्चात से ही भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका बढ़ती जा रही है। जाति का राजनीतिकरण और राजनीति का जातिकरण लगातार बढ़ा है। जाति ने न केवल सकारात्मक रूप से बल्कि नकारात्मक रूप से भी राजनीति को प्रभावित किया है। भारतीय राजनीति में जाति के नकारात्मक प्रभाव मुख्य रूप से है कि
जातिवाद देश की एकता व अखंडता के लिए खतरनाक है। जातिवाद राष्ट्रवाद के लिए विनाशकारी है, क्योंकि व्यक्ति जो है नागरिक अपनी अपनी जाति के लिए लड़ते हैं, देश के लिए नहीं लड़ते। देश के कल्याण के लिए, देश के प्रति जो अपनी निष्ठा है वो जाति से ऊपर नहीं रख पाते। जातिवाद राष्ट्रीय विकास के लिए घातक है, क्योंकि जातीय दंगों में जो है देश का ही नुकसान होता है। और जातिवाद से क्या है कि व्यक्ति अपने अपनी जाति के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। जातिवाद जातीय हितों को प्राथमिकता देते हैं। जातिवाद से अयोग्य और भ्रष्ट व्यक्ति चुनाव में सफल हो जाते हैं, क्योंकि जिस निर्वाचन क्षेत्र में जिस जाति के मतदाताओं की संख्या ज़्यादा होती है, प्राय सभी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसी प्रभु जाति के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाते हैं, इसीलिए योग्य व्यक्ति का चुनाव नहीं हो पाता। जातिवाद सामाजिक संघर्ष को जन्म देता है। जातियों में सामाजिक सत्रीकरण पाया जाता है, ऊंच नीच की भावना पाई जाती है, उससे जो है सामाजिक संघर्ष और ज़्यादा बढ़ता है। जातिवाद लोकतंत्र के विकास में अवरोधक का कार्य करता है, यानी जाति के नाम पर चुनाव प्रचार किया जाता है, जाति के नाम पर टिकटें बांटी जाती है, जाति के नाम पर मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है, तो ये स्वस्थ लोकतंत्र नहीं है। जातिवाद देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार को जन्म देता है। जातिवाद चुनाव की पारदर्शिता व निष्पक्षता को प्रभावित करता है, क्योंकि चुनाव के दौरान एक वोटर जो है अगर जाति के कारक से प्रभावित होकर के वोट डालता है तो एक निष्पक्ष, योग्य, कर्मठ, ईमानदार उम्मीदवार के जीतने की संभावना समाप्त हो जाती है। जातिवाद प्रशासनिक कार्य प्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, यानी प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी नागरिकों की जाति देख करके उनके साथ व्यवहार करते हैं, तो उससे जो है एक प्रकार से जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, उसकी पारदर्शिता पर, निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जातिवाद से देश में अनेक दबाव समूह का निर्माण हुआ है, और जातीय आधारित दबाव समूह ने जब भी किसी जाति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, कोई जातीय घटना होती है, तो ये दबाव समूह जो है प्रशासन के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध मूवमेंट करते हैं, हिंसक आंदोलन करते हैं। इससे जातियों में तनाव और वैमनस्य पैदा होता है। जातिवाद से जो है विभिन्न जातियों में राजनीतिक संघर्ष पैदा हुआ है, यानी जाति को लेकर, चाहे वो चुनाव प्रचार का हो, वोटिंग का हो, मंत्रिमंडल का हो, या राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा जाति आधारित बयानों का हो, एक प्रकार से समाज के अंदर एकता, भाईचारे और बंधुत्व की भावना का नाश होता है, और लोगों जो है जाति के आधार पर एक दूसरे से टकराते रहते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक था जाति क्या है, जाति का क्या अर्थ है, जाति की क्या परिभाषा है, जाति की भारतीय राजनीति में क्या भूमिका है, जाति का भारतीय राजनीति पर सकारात्मक प्रभाव क्या है, नकारात्मक प्रभाव क्या है, और नकारात्मक प्रभाव को हम किस तरह से रोक सकते हैं, किस तरह से दूर कर सकते हैं, भारत में एक स्वस्थ राजनीतिक परंपरा कैसे शुरू कर सकते हैं, भारतीय लोकतंत्र को स्वस्थ लोकतंत्र कैसे बना सकते हैं, हमारे समाज में जो जटिलताएं हैं उनको कैसे दूर कर सकते हैं, सामाजिक संघर्ष को समाप्त करके समाज में बंधुता, सहयोग और भाईचारे की भावना का विकास कैसे कर सकते हैं। तो जाति से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, ताकि आने वाली हर नई और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।